नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आज दो बड़े अपडेट सामने आए हैं। एक तो यह कि चुनाव आयोग ने आज कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल उनको कांग्रेस ने बुलाया, चुनाव आयोग ने बुलाया था, उस कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को उसके उठाए हुए सवालों का जवाब देने बुलाया था, जिसकी जानकारी अभिषेक मनु सिंघवी ने अब से थोड़ी देर पहले दी है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के साथ पिछली 29 तारीख से लुका छिपी का खेल खेल रहे एकनाथ शिंदे का आमना सामना आज देवेंद्र फडणवीस से हो ही गया है। हालांकि यह मुलाकात भी ऑनलाइन ही हुई है, क्योंकि 6 दिसंबर को बाबा साहेब आंबेडकर की पुण्यतिथि कार्यक्रम की चर्चा के लिए एक बैठक आज की गई, जिसमें लगातार बीमार चल रहे एकनाथ शिंदे शामिल हुए और मुंबई में होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस बैठक में ऑनलाइन शामिल हुए। तो शिंदे और फडणवीस की मुलाकात तो हो गई, लेकिन इससे महाराष्ट्र में बीजेपी का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी का संकट क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कि चुनाव आयोग ने कांग्रेस को क्या जवाब दिया है। यानी आज जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग अभी से थोड़ी देर पहले गया था, उसको चुनाव आयोग ने, यानी उस प्रतिनिधिमंडल को चुनाव आयोग ने जवाब क्या दिया है, बता रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने जो बातें रखी हैं, आइए जरा आपके सामने लेकर आते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और किन किन मुद्दों पे वहां बात हुई है, सब कुछ बता रहे हैं, सुनिए जरा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे सभी मित्र, वरिष्ठ नेता, आप सबको जानते हैं, पटोले साहब हैं, गुरदीप जी हैं, मुकुल जी हैं, पवन जी हैं, प्रवीण चक्रवर्ती जी हैं। हम लोग सब अभी बहुत विस्तृत और व्यापक रूप से वार्तालाप करके आए हैं चुनाव आयोग से। लगभग 1.5-2 घंटे बाद चली है, 1.5-2 घंटे। कई बिंदुओं पे वार्तालाप हुआ। हमने बड़े स्पष्ट रूप से हमारे बहुत गंभीर मुद्दे उनके सामने रखे। संक्षिप्त में बात यह है कि हमारा उनके सामने जाना संवैधानिक पारदर्शिता के आधार पर है। आप जानते हैं कि चुनाव समतल जमीन पे न हो तो गणतंत्र और लोकतंत्र पे आघात होता है, और वो सीधा बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है। इसलिए हमने कहा कि पारदर्शिता, विश्वास और लोकतंत्र के इंटरेस्ट में ये वार्तालाप होना चाहिए। और इसका मुख्य बिंदु था कि जो हमारे बहुत गंभीर मुद्दे हैं उन पे आपको डेटा रिलीज करना चाहिए, तथ्य देने चाहिए, उसका अवलोकन और उसका निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। 3 या 4 मुख्य बिंदु थे। पहला था कि किस प्रकार से लाखों, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का, वोटर्स का घटत हुई है, कमी हुई है, डिलीशन हुआ है महाराष्ट्र में। हमने कहा है कि इसके जो पर्याप्त फॉर्म होते हैं, इसके एक तौर तरीका होता है, घर घर जाके इसको प्रमाणित करना होता है। उस प्रक्रिया के लिए हमें बूथ वाइज, पोलिंग बूथ वाइज और कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज विस्तृत डेटा चाहिए, जो अभी अवेलेबल नहीं है। उससे मालूम पड़ेगा कि इतना बड़ा नंबर जो लोगों का डिलीशन हुआ है वो किस आधार पे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। ये हुआ बिंदु नंबर 1। और उसमें हमने ये बताया कि कई बार हमारे सब लोग ज़मीन पे बात करके आए हैं, पटोले साहब यहाँ पर हैं, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, कि कई लोगों ने बताया कि कई डिलीशन एक व्यक्ति के 200-250 फॉर्म भरने के साथ हुए हैं। ये असंभव है। इससे मालूम पड़ता है कि एक साथ सामूहिक रूप से आप विकृत करना चाह रहे हैं चुनाव प्रणाली को। दूसरा हमारा बिंदु था इसी रूप में वोटर लिस्ट में जोड़ना, एडिशंस। और उसमें हमने कहा कि लगभग 5 महीने का जो समय है लोकसभा और असेंबली के बीच में, उसमें लगभग 47 लाख यानी 50 लाख से 3 लाख कम वोटरों का जोड़े गए हैं, एडिशन हुआ है। इसका औचित्य क्या है, इसके फॉर्म्स कहाँ हैं, फॉर्म 6 हो, फॉर्म 7 हो, इसका डोर टू डोर वेरिफिकेशन कैसे है, किस आधार पे हुआ है, हमको वो रॉ डेटा चाहिए। हमारे विभाग में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, उसका रॉ डेटा का निष्कर्ष हम अपने आप निकाल लेंगे, लेकिन वो रॉ डेटा अवेलेबल नहीं है, इसकी मांग की। तीसरा अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु कि चुनाव आयोग के खुद के दिए हुए आंकड़ों के आधार पर
एक सिर्फ महाराष्ट्र का उदाहरण लिया जाए तो 3 आंकड़े आते हैं। 58.22% वोटर टर्नआउट 5 बजे, 65.02% वोटर टर्नआउट पौने 12 बजे रात को, 11:30 बजे रात को, और अंतिम आंकड़ा अगले 2 दिन बाद 67% या 67 से थोड़ा ऊपर, यानी 7% लगभग का फर्क। हमको जवाब मिला, बड़ा विस्तृत रूप से बहुत सौहार्द के साथ बातचीत हुई। हमको जवाब मिला कि साहब वोटर टर्नआउट एक अलग प्रक्रिया है और जो 17C का फॉर्म है वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन हमने उनसे इसका पुष्टिकरण मांगा है और इसके लिए रॉ डेटा मांगा है, नहीं तो ये 7% पूरा खेल चुनाव का बदल सकता है। और अंत में मेरे मित्र ने, प्रवीण जी ने कई आंकड़े दिए जो हमने रखे उनके समक्ष। वो बताते हैं कि 118 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 118, जहां की 25,000 या उससे ज़्यादा बढ़त हुई है पोलिंग में, लोकसभा चुनाव और असेंबली चुनाव के बीच में 118 और 25,000 की बढ़त, यानी काउंट जिन लोगों ने पोल किया, ये एक अप्राकृतिक बढ़त है, अननेचुरल है। और अधिकतर इन्हीं 118 में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय हुई है। 118 में से 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। ये एक बिंदु बता रहा हूं, मैं संक्षिप्त में बोल रहा हूं, इस प्रकार के और कई बिंदु है। ये बात सही है कि विस्तृत रूप से कई बिंदुओं का उन्होंने मौखिक रूप से हमको जवाब दिया है, समझाया है। जैसा मैंने कहा, बड़े सौहार्द और अच्छे वातावरण में ये डिस्कशन हुआ और वो हमको लिख के भी इसका स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन हम समझते हैं कि राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी और इतनी विस्तृत अलग अलग भारत के, तो आप सुन रहे थे यहां अभिषेक मनु सिंघवी बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में हजारों नामों का जुड़ जाना या हट जाना, वोटिंग के आंकड़ों में मतदान खत्म होने के बाद लगभग 7% का अंतर, और ऐसे कई सवालों पर चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है, ये यहां बता रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस का कहना है कि अभी जवाब लिखित में भी आएंगे, लेकिन कांग्रेस ने डाटा भी मांगा है ताकि वो खुद उसका विश्लेषण कर दे। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों की मुश्किल भी बढ़ गई है। अगर उद्धव ठाकरे की शिवसेना की भाषा में कहूं तो बीजेपी का नकाब उतर गया है। यह नकाब है पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के जरिए जीत हासिल करने का, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि उसके काम पर इस बार जनता ने मोहर लगाई और महाविकास अघाड़ी को हराया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी को मिली इस हार पर शुरू से सवाल उठे हैं कि क्या इसके पीछे ईवीएम का कमाल है, और आज जब इस पर बड़ा खुलासा हो सकता था तो फिर से बीजेपी ने यहां चाल चल दी। और चाल क्या चली? दरअसल मालशीरस विधानसभा क्षेत्र है इसी महाराष्ट्र में, उसके मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने आज बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला लिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि एनसीपी उम्मीदवार उत्तम जानकर को, जी हां, एनसीपी उम्मीदवार उत्तम जानकर को बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते से कम वोट नहीं मिल सकते। ये वहां के गांव के लोगों को ये उम्मीद थी। आपको बता दूं कि मालशीरस से ही उत्तम जानकर जीते हैं, लेकिन मकरवाड़ी में उन्हें केवल 843 वोट मिले और राम सातपुते को 1003 वोट मिले। इस शक को दूर करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव का फैसला लिया गया ताकि यह साफ हो सके, मगर प्रशासन ने यहां धारा 163 लगाकर निषेधाज्ञा जो है वो लागू कर दी। परसों तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा और अब गांव के लोगों ने भी अनावश्यक टकराव को टालने के लिए मतदान का फैसला रद्द कर दिया है, लेकिन ऐलान कर दिया है कि इस लड़ाई को आगे सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग तक ले जाया जाएगा। मरकरवाड़ी जो है गांव से लोकतंत्र बचाने की जो ये मुहिम अगर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल और बढ़ेगी, क्योंकि इस समय संदेह की सुई बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर है। अगर आज बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते तो फिर सवालों के जवाब भी दिए जा सकते थे। इधर बीजेपी संसद में भी फंसी हुई है। संभल और अडानी के मुद्दे पर भी बीजेपी फंसी हुई है और इस मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है।
वहीं महाराष्ट्र में किसके नेतृत्व में सरकार बन रही है यह भी तय नहीं है। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद बीजेपी ने न मुख्यमंत्री का नाम तय किया है और न ही अब तक यह पता चला है कि जो सरकार बनेगी उसमें शिवसेना और एनसीपी की हैसियत कितनी रहेगी, कितनी होगी। अभी इसी की सौदेबाजी चल रही है और इस बीच बीजेपी ने आजाद मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम की शपथ का जो कार्यक्रम है वो भी होगा, यानी 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। इसमें एक नाम अजीत पवार का तय है, लेकिन बाकी 2 नामों पर अभी खुलासा नहीं हुआ है। हो सकता है कि कल की बैठक के बाद ये धुंध भी साफ हो जाए। हालांकि इस बीच अजीत पवार की एनसीपी की तरफ से एक नई मांग बीजेपी के सामने रख दी गई है और वो मांग है कि हमारा स्ट्राइक रेट शिंदे शिवसेना से ज्यादा है तो हमें उससे कम मंत्रालय नहीं मिलने चाहिए, यानी शिंदे शिवसेना जो है उससे ज्यादा स्ट्राइक रेट होने के कारण हमको ज्यादा मंत्रालय मिलना चाहिए। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने यह मांग उठाई है। तो अब देखना होगा कि बीजेपी इस सौदेबाजी को कितनी दूर तक खींचकर ले जाती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि एक सौदेबाजी उधर महाराष्ट्र में जो चल रही है, लेकिन महाराष्ट्र की सियासत से ही जो यहां देश की सियासत में एक बड़ा भूचाल है। और सबसे बड़ी बात कि चुनाव आयोग इस वक्त संदेह के घेरे में है। इस बीच एक याचिका, एक नहीं कई याचिकाएं लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में कि चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है उसका जो पैनल है उस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी रखना चाहिए, जिसे हटा दिया गया है। इस पर सुनवाई शुरू होने से पहले सीजेआई ने खुद को, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने खुद को अलग कर लिया है इस केस से, मगर इस केस को खारिज नहीं किया गया है। इस केस पर सुनवाई अभी होना है, यानी सुनवाई होगी और आगे इस पर क्या कुछ फैसला आता है वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। मगर चुनाव आयोग, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे यहां जनता की अदालत हो या यहां सियासी दल हों, खासकर विपक्षी दल, इन सब के कटघरे में चुनाव आयोग और खासकर राजीव कुमार जो हैं वो फंसे हुए हैं, घिरे हुए हैं। इससे कैसे वो बाहर निकल के आते हैं। और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा है उस पर आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ हम समझेंगे। आइए जरा सीधे चलते हैं हमारे तमाम साथियों के बीच जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए इस वक्त हमारे 3 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अनिल सिन्हा जी हैं, हेमंत कुमार जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप तीनों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं। सीधे अमलेंदु जी आपके पास ही आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए अमलेंदु जी, सबसे पहले चुनाव आयोग के साथ कांग्रेस की बैठक और साफ साफ जो मुद्दे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा कि 118 विधानसभा ऐसे हैं जहां 25,000 से ज्यादा वोट पड़े लोकसभा की तुलना में और इनमें से 102 सीटों पर महायुति की जीत हुई है। ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 118 कंस्टिट्यूएंसी, उसमें से 25,000 प्लस वोटों की बढ़ोतरी और उनमें 102 में जीत, ये आंकड़े अभी अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे थे। दूसरा जिसके बारे में हम लोग लगातार बात करते रहे हैं वो यही है कि वोटर लिस्ट में नामों का जोड़ना, 47 लाख वोटर बढ़ा दिए गए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि चुनाव वाले दिन यानी कि 20 तारीख को 5 बजे तक 58.22% की पोलिंग, उसके बाद 65.202% की पोल बताया जाता है और यानी यहां पर लगभग 7%। उसके बाद लास्ट आंकड़े आते हैं चुनाव से एक दिन पहले, काउंटिंग से एक दिन पहले, और जिसमें बताया जाता है कि लगभग 67% वोटिंग हो चुकी है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये जो गड़बड़ियां हैं, उसकी तरफ इशारा, उसकी तरफ ध्यानाकर्षण कर रहे थे यहां कांग्रेस पार्टी के जो डेलीगेशन के सदस्य थे। लेकिन क्या यहां से आपको लगता है परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या चुनाव आयोग चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो या यहां जनता के बीच जो घिरा हुआ है वो यहां से पारदर्शिता यानी खुद को पाक साफ दिखा पाएगा और यहां से महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ देखा जाए, समझा जाए? देखिए राजीव जी, आज जो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला है और जैसा कि अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे थे
कि ये एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के तहत ये मिला प्रतिनिधिमंडल, और बड़े गौर से चुनाव आयोग ने उनकी बातें सुनी, लेकिन बातें सुनने के बाद उस पर अमल क्या हुआ ये अभी तक चुनाव आयोग ने नहीं बताया कि अमल उस पर क्या किया गया और डाटा दिया गया कि नहीं दिया गया, ये अभी तक सामने नहीं आया कि डाटा दिया कि नहीं दिया। यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है राजीव जी, हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है कि एक मुकदमा जो था वो औरंगाबाद की विधानसभा क्षेत्र का गया था मुंबई उच्च न्यायालय में, बॉम्बे हाईकोर्ट में, और वहाँ ये बताया गया कि 45,000 वोट जो हैं वो बढ़ गए और वो फर्जी वोट थे। एक निर्दलीय प्रत्याशी ने याचिका दायर की कि ये चुनाव आयोग इनको डिलीट करेगा जी। और चुनाव आयोग से जब पूछा बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि आप इसको डिलीट करेंगे कि नहीं, तो चुनाव आयोग ने कहा कि साहब ये एक कानूनी प्रक्रिया है और फॉर्म 7 भरकर इनको देना होगा, यानी 45,000 फॉर्म 7 भरकर देने होंगे तब वो वोट डिलीट होंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको वोट डिलीट करने के लिए फॉर्म 7 चाहिए है, 45,000 वोट डिलीट करने के लिए जो कि फर्जी वोट है, तो अगर आपने 25,000 वोट बढ़ाए हैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के फॉर्म 6 भी फिर आपको देने होंगे, क्योंकि बिना फॉर्म 6 के वो बन नहीं सकता वोट। और जब फॉर्म 6 भरे गए हैं तो वो फॉर्म उनका सत्यापन भी हुआ होगा। वो सत्यापन किसने किया? वो सत्यापन जो है राजीव जी आया जिस तरीके से तुलजापुर जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका सामने आया, वहां के एक जो मतदाता पंजीकरण अधिकारी है उसने एफआईआर दर्ज कराई, यानी चुनाव आयोग के अधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई कि 5 दिनों के अंदर उसके पास 1,000 जो थे वो आवेदन आए नए वोट बढ़ने के, और वो चुनाव आयोग के ऐप का इस्तेमाल किया गया। और उसमें जब देखा गया तो उसमें जो आधार कार्ड थे वो फर्जी थे, और आधार कार्ड फर्जी होने के साथ साथ जब स्थलीय परीक्षण किया गया तो वो लोग वहां नहीं मिले। तो यानी चुनाव आयोग का अधिकारी ही जब ये रिपोर्ट दर्ज करा रहा है 1,000 फर्जी वोट बढ़ने की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 5 दिन में, तो ये तो जो है 5 महीने काम चला है। तो यानी कि जो पूछा वहां के इस प्रतिनिधिमंडल ने, उसका जवाब कोई चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दिया है, यानी कि इसको घुमाने की भी कोशिश की जा रही है। तो लेकिन अब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ गया है, क्योंकि जिस तरीके से माकड़वाड़ी जो है वहां मतदाता खुद निकल कर आए, और जिस तरीके से एक और गांव का आया कि वहां एक कांग्रेस के प्रत्याशी को 0 वोट मिला और वहां के मतदाता कह रहे हैं कि हमने तो 80% वोट दिया है। तो जनता अब जिस तरीके से बाहर निकल रही है तो चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और ये साफ समझ आ सकता है कि चुनाव आयोग अब दबाव में आना शुरू हुआ है और शायद चीजें कुछ ठीक हो सकती हैं, नहीं होंगी तो फिर ये आंदोलन फिर बढ़ सकता है। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आंदोलन हो सकता है कि बढ़ सकता है आगे आने वाले समय में, और बहुत कुछ चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करता है, बहुत कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, और बहुत कुछ जनता की अदालत में भी निर्भर करता है। तो ये सब कुछ हम यहां देखेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। सीधे रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। बहुत कुछ यहां दिल्ली से भी और बहुत कुछ उधर महाराष्ट्र से भी, और खींचतान उधर महाराष्ट्र में मची हुई है, घमासान हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर, सत्ता की कुर्सी को लेकर। लेकिन दूसरी तरफ यहां पर जिसके सहारे वहां तक पहुंचते हैं, यानी चुनाव आयोग जो चुनाव करवाता है, वो कहीं ना कहीं संदेहों के घेरे में है। कैसे देखा जाए, जो अभी आप सुन रहे होंगे अभिषेक मनु सिंघवी जिन चीजों का ब्यौरा वहां देकर आए हैं, और यह कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग इसका कुछ लिखित में जवाब भी देगा। जो 1.5-2 घंटे तक इन लोगों की मीटिंग चली है, उससे क्या कुछ बाहर निकल के आते हुए आप देख रहे हैं, या रास्ता सिर्फ और सिर्फ आंदोलन का है? कैसे देखा जाए? देखिए राजू जी, अब मुझे लगता है कि संदेह के घेरे में नहीं है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पूरी तरीके से नंगा हो चुका है। लोग संदेह का तो फायदा उठाते हैं। अब कांग्रेस पार्टी तो पहले से कह रही थी, उसके पहले से हम लोग कह रहे थे कि चुनाव आयोग बायस्ड होकर के काम कर रहा है, और लगातार वोट काटे जा रहे हैं और वोट बढ़ाए जा रहे हैं। और ये कैसे हो रहा था, करिश्मा, ये अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है कि जहां आपने लाखों की संख्या में वोट बढ़ाए 5 महीने के भीतर, शायद 67 लाख इतने वोट बढ़े। अब उनका डेटा सही क्या है, सही नहीं है, ये जांच का विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि अब आम आदमी के भीतर भी चुनाव आयोग को लेकर के पूरी तरीके से संदेह पैदा हो गया है, और अब लोग खुले तौर पर ये कहने लगे हैं कि चुनाव आयोग मोदी की एक संगठन के तौर पर काम कर रहा है। ये मुझे लगता है कि एक संवैधानिक संस्था का, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बुनियादी संस्था है, उसका इस तरह से गिर जाना, ये बहुत बड़ा धक्का है लोकतंत्र के जी। लेकिन लोगों के हाथ में ही है। राजीव कुमार को हो सकता है कि भाई इसके बाद कुछ सुध आ जाए, अपनी इज्जत आबरू उनको थोड़ा सा याद रहे कि
आने वाला वक्त उनको किस तरह से याद रखेगा। जैसे आज भी हम लोग टी एन शेषन का नाम लेते हैं कि उन्होंने चुनाव आयोग को, चुनाव प्रक्रिया को जिस तरह से पाक साफ बनाने का काम किया, जो पहले चीजें गड़बड़ी थी उनको दुरुस्त करने का काम किया। राजीव कुमार को ठीक उल्टे में कि पूरा बर्बाद करने में उनकी बड़ी भूमिका हो, ये लोग कह रहे हैं। अब इसमें कुछ बचा नहीं। लेकिन ये महाराष्ट्र कोई पहला उदाहरण नहीं है। मैंने संभवतः पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि इसका खुला खेल पहली बार गुजरात में हुआ, जब लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी को मिली, जबकि गांव में हालात ये थे कि कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ा था, बीजेपी की स्थिति बेहद डामाडोल थी और शहरों में भी लोगों का मोह भंग हो रहा था, फिर भी इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। वो एक तरह से टेस्टिंग थी। लोकसभा चुनाव में भी फिर वही प्रोसेस अपनाया गया। लोकसभा चुनाव में अब आप समझ सकते हैं कि जब 240 पर मोदी जी रह गए, ये 400 का नारा क्या ऐसे नहीं दिया गया था। इसके पीछे पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, पूरा खेल हो चुका था। लेकिन एक लिमिट होती है इस खेल में भी कि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 20 से 25,000 वोट बढ़ा सकते हैं। लोकसभा चुनाव अगर सच में ईमानदारी से हो जाता है और लोगों ने जहां वोट किया है, तो मुझे लगता है कि जो 240 मिला है, हो सकता है कि बीजेपी 140 भी नहीं प्राप्त कर पाती, 100 के नीचे जा सकती थी। मेरा तो अनुमान ये था जी। लेकिन जो जीता वो सिकंदर अब कैसे जीत रहे हैं ये बहुत मायने नहीं रखता है। लेकिन अब चीजें, ये कोई राजतंत्र नहीं है कि आप जैसे जीते अब हो गया। लोकतंत्र में आपकी जवाबदेही है, चुनाव आयोग की जवाबदेही है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत कुछ उम्मीद है लोगों को, लेकिन जो दूसरे और जुडिशरी है, हाई कोर्ट वगैरह है, वो जिस तरह से उनके फैसले आ रहे हैं, जिस तरह से वो संज्ञान लेते थे एक दौर में, क्या स्वतः संज्ञान नहीं लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को? एक गांव के लोग अगर खड़े हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो को फटकार लगाना छोड़ दीजिए, चलिए ठीक है, लेकिन स्वतः संज्ञान लेकर के आपको आदेश देना चाहिए था। तो चुनाव आयोग की भी इज्जत बची रह जाती और सुप्रीम कोर्ट की भी, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो लोगों की निगाह में तमाम संवैधानिक संस्थाएं बहुत कमतर हो गई हैं और इनको बचाने की जिम्मेदारी उनकी ही है। लेकिन डेमोक्रेसी में सारा फैसला तो इसी के जरिए होता है, चुनावी राजनीति के जरिए होता है। चुनावी राजनीति में विपक्ष को लगातार कमजोर किया गया। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास पैसा भी नहीं था, उसके अकाउंट सीज किया गया था। बाकी और जो राजनीतिक दल थे उनके यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही थी, डराया जा रहा था। अभी हम लोगों ने देखा ना, महाराष्ट्र में हो रहे थे, झारखंड में हो रहा था, जिस दिन वोटिंग होनी थी उस दिन हो रहा था। अब अचानक गायब हो गए ईडी के अधिकारी, सीबीआई के अधिकारी। ये जो तमाशा हो रहा है, लोकतंत्र को लूटने का जो तमाशा हो रहा है, इसको अब जमीन पर भी जो व्यक्ति है किसानी कर रहा है, वो भी इस बात को समझ रहा है। और लोकतंत्र के प्रति लोगों के विश्वास का उठना, ये राष्ट्र के लिए बहुत नुकसानदेह है। डेमोक्रेसी के लिए तो है ही, संविधान के लिए, और ये चाहते हैं कि लोगों का विश्वास उठ जाए। राजीव जी, ऐसे नहीं हो रहा है। ये सत्ता का सिर्फ खेल नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों का विश्वास इन संस्थाओं से उठ जाए जी। और लोग फिर डिमांड करने लगे। भक्त मंडली तो चली रही है, आजकल बाबा भी लग गए हैं कि साहब इस संविधान को हटाइए, हिंदू राष्ट्र बनाइए। तो लोगों को लगे नहीं साहब उस तरह का अगर कोई राष्ट्र होगा तो उसमें उद्धार हो जाएगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि आजकल आपको रोजगार नहीं दिया जा रहा, एजुकेशन नहीं दिया जा रहा। चाहे मिडिल क्लास ही क्यों ना हो, जो बीजेपी और मोदी जी का भक्त है, गरीब आदमी तो इस बात को समझता है, उसकी तो कई बार मजबूरियां होती हैं जी। लेकिन हमेशा मिडिल क्लास समाज को लीड करता है। वो मिडिल क्लास भी अगर नहीं समझ पा रहा है कि उसके बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, वो जो ख्वाब देखते थे ना एमबीए करने का, आईआईटी में पढ़ने का, आईएएस बनने का, अमेरिका यूरोप जाने का, उनके बच्चों को आज क्या मिल रहा है? यही मस्जिद के नीचे मंदिर है। क्या मूर्खतापूर्ण इस देश में माहौल बना हुआ है कि एजुकेशन नहीं मिल रही, डिग्री नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है,
ये नफरत मिल रही है और इस तरह का टास्क पूरा पकड़ा दिया गया है लोगों को। लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर लोगों को तो आएगी ही कि लोगों को लगेगा कि नहीं, ये जो हो रहा है वो देश के हित में भी नहीं है और व्यक्तिगत रूप से समाज के हित में भी नहीं है, लोगों के हित में भी नहीं। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं बहुत गंभीर मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं इसलिए क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले चुनाव आयोग में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिसको बुलाया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, वो पहुंचा था और बिंदुओं के साथ साथ यानी पॉइंट्स बार इसने बिंदुवार कांग्रेस ने अपनी बात रखी है और उसमें 1.5-2 घंटे तक चली इस बैठक में बहुत कुछ यहाँ सामने आते हुए दिखाई दे रहा है। जरा जल्दी से हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़ गए हैं, उनके पास आता हूं। प्रशांत जी, क्या लगता है आपको कि ये लड़ाई चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिससे आज सीजेआई ने खुद को अलग कर लिया है और होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्हीं के नाम का मामला है। सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पहले रखा गया था, जिनको निकाल दिया गया और अब सरकार ने खुद, मतलब प्रधानमंत्री का एक सहयोगी साथी मंत्री जो भी रहे वो और साथ में नेता प्रतिपक्ष ये चुनाव करेगा। लेकिन पहले क्या था, प्रधानमंत्री होते थे, सीजेआई होते थे और नेता प्रतिपक्ष होता था। तो 3 बहुत ही बैलेंसिंग मोड था जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने हटाकर और उसमें से सीजेआई को निकाल दिया है। अब यही मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में है और एक नहीं बल्कि 7 याचिकाएं लगी हुई हैं और इस याचिका से अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद को बाहर कर लिया क्योंकि उनके नाम की ही याचिका है, उनके नाम पर ही बात है। तो एक मामला ये है, दूसरा मामला कांग्रेस पार्टी का वहां जाना, तीसरा मामला आज जो एक मॉक पोलिंग हो रही थी या एक पैरेलल पोलिंग कहें, मॉक नहीं है, पैरेलल पोलिंग करवा कर समझने की कोशिश हो रही थी कि मरकर गांव में, कि मरकरवाड़ी गांव जो है वहां पे, कि क्या यहां से सचमुच यहाँ के लोगों ने जो वोट दिए और जो ईवीएम से वोट निकला है वो दोनों का मिलान कर लिया जाएगा और यहाँ से दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता था, मगर इसको रुकवा दिया गया, पहरेदारी हो गई वहां पे। तो ये जो 3 पैरेलल चीजें हैं, इन तीनों पैरेलल चीजों के बीच डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, संविधान, ये सब जिसके खतरे की बात लगातार होती है। क्या आपको लगता है कि अभी भी यहां पारदर्शिता है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे चुनाव आयोग हो चाहे सरकार? जी राजू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है अच्छे से। जी, ऐसा है कि मरकरवाड़ी गांव ने आज एक रास्ता दिखा दिया है और वो रास्ता दिखाया है कि लोकतंत्र को वापस पटरी पे कैसे लाया जाए। और भले ही देखिए, आज राजीव कुमार की 2 जगह हार हुई है, बल्कि 3 जगह मैं कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी वो याचिका एक्सेप्ट हो गई है। भले ही उसमें चीफ जस्टिस ने अपने आप को उससे अलग कर लिया है, क्योंकि एक तो उनके नाम का मामला है और दूसरा मामला है कि पिछला जो जजमेंट था उसमें भी वो शामिल थे, चुनाव आयोग के जजमेंट में जी। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को रिक्लूज किया है उसमें। ठीक है, स्वागत ही हो गया वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अब चुनाव आयोग को वैसी राहत मिलना मुश्किल है जैसा चंद्रचूड़ के समय में मिल गई। चंद्रचूड़ एक इंटरेस्ट के साथ काम कर रहे थे, जो हम सब देख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील बोल रहे हैं, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष बोल रहे हैं, फॉर्मर जजेस बोल रहे हैं जी, सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं चंद्रचूड़ के बारे में। तो चंद्रचूड़ एक पार्टीजन व्यक्ति थे और वो सामने आ गया मामला। अब चुनाव आयोग को, राजीव कुमार को वैसी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल पाएगी ऐसा उम्मीद कम लगती है, एक बात। दूसरी जो 2 बड़ी हार राजीव कुमार की हुई है मुख्य चुनाव आयुक्त की, आज मैं चुनाव आयोग की बात नहीं कर रहा, मैं नाम लेके राजीव कुमार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक छत ताकत उन्हीं के पास है, जिसको हम लोगों ने अपने पॉडकास्ट में भी कहा है कि किस तरीके से वो अब तक के सबसे ताकतवर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और बिल्कुल उनके एक्शन से लगता है कि वो एक तरफा उनका रोल रहता है, पॉलिटिकल पार्टी की तरह वो बिहेव करते हैं। लेकिन आज उनकी जो 2 बड़ी हार हुई है, सबसे बड़ी हार उनकी तो मरकरवाड़ी गांव के लोगों ने उनको दी है, शिकस्त दी है कि उन्होंने ईवीएम को चैलेंज किया
एक पोल को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। वो प्रोटेस्ट का एक तरीका है, वो कोई समानांतर चुनाव आयोग नहीं है, ना वो समानांतर चुनाव है, वो अपनी बात कहने का तरीका है। और उस तरीके ने चुनाव आयोग को हिला दिया। पुलिस के जरिए आज आपने रोक लिया, लेकिन उनकी जो संदेश वो आगे ले जाना चाहते थे, वो संदेश पूरे देश में आज चला गया। देखिए, मरकरवाड़ी गांव के लोग जो आज मतदान कर रहे थे, वो मतदान मान्य नहीं होता। वो कोई समानांतर चुनाव की प्रक्रिया नहीं थी, वो एक बात कहने का तरीका था। वो बात उन्होंने कर्फ्यू लगवा के राजीव कुमार ने या वहां की सरकार ने सिद्ध कर दिया कि कहीं गड़बड़ है और इन गांव वालों की बातों में दम है। दम नहीं है तो चुनाव करा लीजिए, बैलेट पेपर का एक सर्वे करा लीजिए आप, अगर आपको डर नहीं लगता है तो। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया, जिसको कहते हैं कि गुनाहों को मान लेना, एडमिशन ऑफ क्राइम। तो एडमिशन ऑफ क्राइम आज मरकरवाड़ी के गांव के लोगों ने करवा दिया चुनाव आयोग से और महाराष्ट्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार की पुलिस से और बीजेपी से, कि कहीं कुछ गड़बड़ है। हिम्मत नहीं हुई जी, हौसला पस्त हो गया और मरकरवाड़ी गांव का हौसला बुलंद है। अब उन्होंने पूरे महाराष्ट्र को ये संदेश दिया है, निश्चित तौर पर राजीव जी, चुनाव में धांधली एक बड़ा मुद्दा बनेगा। दूसरा, उनको जैसा रविकांत जी ने कहा कि एक्सपोज कर दिया राजीव कुमार को आज कांग्रेस के डेलीगेशन ने। उनके सामने जो फिगर रखी हैं, वो फिगर बता रही हैं कि चुनाव परिणाम कैसे आए हैं महाराष्ट्र में, वो तस्वीर बता रही। अब इसमें जैसे वो कहे कि लाखों लोगों के नाम काटे गए, वो लाखों लोगों के नाम, कई 100 लोगों के नाम बल्क में काटे गए, एक मुश्त काटे गए। इसका मतलब है कि टारगेट करके आपको पता है कि ये गांव, ये लोग बीजेपी को वोट नहीं देते, इनके नाम उड़ाओ। ये काम चुनाव आयोग कर रहा है। इसी का अंदेशा, यही रिसर्च जो है अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दास की थी। तो वो साबित हो रहा है कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। केवल ईवीएम नहीं, चारों तरफ से, मतलब वो जिसको कहें कि 360 डिग्री फ्रॉड है जी, कि वोटर डिलीशन के नाम पे फ्रॉड है। नए वोटर ऐड कौन हो रहे हैं बताइए। 47 लाख वोटर नया आ गया 5 महीने में। कहां से आ गया 47 लाख राजीव जी? नए वोटर को जोड़ने के लिए 5 महीने में एक मुहिम चालू करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी संख्या है। वो मुहिम मीडिया में रिपोर्ट होती, हमको आपको दिखती, लोग लाइन लगाए हुए दिखते, वो मुहिम तो दिखाई नहीं। तो कहीं रिकॉर्ड में उसको बढ़ा दिया गया। कहां से बढ़ा गया? निश्चित तौर पे जो लिखित जवाब देंगे वो राजीव कुमार, उस लिखित जवाब को तो आप अभी से बता सकते हैं कि वो लिखित जवाब क्या होगा। वो लिखित जवाब उनके पास कहीं से आएगा, वो दे देंगे। बिल्कुल, जैसा उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब दिया था, वैसे जवाब दे देंगे वो, एक राजनीतिक पार्टी की तरीके से। लेकिन इलेक्शन कमीशन के आज जो अभिषेक मनु सिंघवी ने फिगर्स जारी की हैं, ये बात कही है, वो साबित कर रही है कि महाराष्ट्र के चुनाव कैसे कराए गए। वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन, ये नए लोग, नए वोटर 47 लाख 5 महीने में कहां से आ गए। अब इसमें एक काम और रहता है जो बहुत बड़ा काम है कि जो वोटर डिलीशन है ये किनका है। जी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डिलीशन अधिकांश 90% तक माइनॉरिटी, मुसलमानों का और दलित और वंचित समाज का होगा, निश्चित तौर पर। तो आप देखिए कि क्या चल क्या रहा है। ये कटोगे बटोगे और इन सब के पीछे चल क्या रहा है। एक है तो सेफ है, किनको एक करने की बात हो रही है, किनको सिस्टम से हटाने की बात हो रही है। आप दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी को पॉलिटिकल सिस्टम से बाहर करना चाहते हैं,
एक्सक्लूजन करना चाहते हैं, उसका औजार बना हुआ इलेक्शन कमीशन और राजीव कुमार इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। जो लाखों लोग जोड़े गए, और खासकर ये तो रिकॉर्ड में है कि 47 लाख 5 महीने में वोटर जुड़े। एक तस्वीर, एक वीडियो, कोई साक्ष्य अगर इलेक्शन कमीशन पेश करे कि 47 लाख लोग जोड़े गए, उसके लिए कैंप लगाने पड़ेंगे राजीव जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे इलाके में आजकल वोटर लिस्ट बन रही है, जहां हमारा वोट पड़ता है वहां कैंप लगता है। बीएलओ और चुनाव आयोग के लोग वहां बैठते हैं, 5-6 लोग जाते हैं, अपार्टमेंट के लोग अपना वोटर ठीक कराते हैं। मैं भी गया था इतवार को, हर इतवार को बैठते वो जी। आपको हजारों कैंप लगाने पड़ते पूरे महाराष्ट्र में। 47 लाख वोट बढ़ गए, ये अपने आप में बता रहा है कि कितना बड़ा ये स्कैम है लोकतंत्र के साथ और संविधान के साथ। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ये समझ पैदा होना कि ईवीएम से हटकर वोटर डिलीशन में, जिसकी बात डीबी लाइव पे हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं, चाहे वो रविकांत हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, तो हमारे और मित्र लोग भी कर रहे हैं जी। कि वोटर डिलीशन और वोटर एडिशन ये असली खेल यहां है। बाकी तो ईवीएम से जो होता है सो होता है, उसको आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ये तो प्रूफ कर सकते हैं, सामने आपका डेटा है। तो इसलिए आज राजीव कुमार पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कोई इसका करेक्टिव मेजर लेंगे। नहीं, ये काम जनता को ही करना पड़ेगा, ये काम पॉलिटिकल पार्टी को ही करना पड़ेगा। राजीव कुमार अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। वो चाहेंगे कि दिल्ली में भी वैसे नतीजे आए जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र में आए। वो इस काम में लगे हुए होंगे और अगर उनको एक्सटेंशन मिल गया तो बिहार भी कर देंगे वो। जी राजीव जी बिल्कुल। बिहार में क्या कुछ होगा ये भी हम जानेंगे। अगले साल बिहार में चुनाव है, उससे पहले दिल्ली में चुनाव। और जैसा बकौल प्रशांत जी कि राजीव कुमार तो यही चाहेंगे कि हरियाणा और महाराष्ट्र वाली हालत या वो हरियाणा और महाराष्ट्र वाले रिजल्ट यहाँ दिल्ली में भी आ जाएं, यानी बीजेपी के बल्ले बल्ले हों। देखा जाएगा यहाँ दिल्ली का रिजल्ट। लेकिन उससे पहले जो एक्सपोज हो रहे हैं राजीव कुमार, एक्सपोज हो रहा है चुनाव आयोग, उसकी चर्चा। और इन सब के बीच चुनाव आयोग में आज कांग्रेस का डेलीगेशन और उधर महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है। जल्दी से आना चाहता हूँ, महाराष्ट्र से ही हमारे साथी जुड़े हुए हैं अनिल जी, अनिल सिन्हा जी, जरा आपके पास ही आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में। अनिल जी, शिंदे साहब आज अवतरित तो होते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को उसी मुंबई में ऑनलाइन जुड़ना पड़ता है। आखिर क्या यहां कुछ गड़बड़ चल रहा है? अजीत पवार का नाम सामने आ रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम सामने नहीं आता है। आखिर अंदर खाने हो क्या रहा है? और इन सब के बीच जो संदेह के बादल जो हैं वो चुनाव आयोग पे हैं, तो उसका कुछ असर तो इधर भी दिखाई दे ही रहा होगा ना। उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ज्यादा सीटें मिलने से बीजेपी को कोई स्टेट में स्टेबिलिटी आती है, ऐसा नहीं है। इनस्टेबिलिटी ही लाती है, लाया है। कम से कम महाराष्ट्र के रिजल्ट में इतना ह्यूज मैंडेट के बाद सरकार बनाने में इतनी देरी और इस तरह का जो चल रहा है अंदर उसको, उसमें मतलब उसने इनस्टेबिलिटी लाई है, स्टेबिलिटी तो नहीं आई। तो इसका अर्थ ये है कि 5 साल जो सरकार वो चलाएंगे, वो इतनी बहुमत के बाद भी वो उससे राज्य में स्थिरता आने वाली नहीं है। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है क्या है कि ये शिंदे और अजीत पवार क्या कर रहे हैं। शिंदे और अजीत पवार कर रहे हैं कि शिंदे का मामला ऐसा है कि बीजेपी उनका पूरा उपयोग और भी आगे करना चाहती है, और वो बिना लेन देन के, मतलब कि पूरा उनको उसका मुआवजा मिले, इसके लिए आजकल बोलते भी हैं नौकरी में भी कंपनसेशन। आजकल नौकरी में सैलरी नहीं होती है, कंपनसेशन होता है। तो वो कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये इतनी जगह चाहिए, ये सब पोर्टफोलियो चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, इसके अलावा मेजर से होना चाहिए जो बनेगा, क्या कहते हैं, जो रूलिंग अलायंस, मतलब ऐसा ये है अलायंस है, उसके डिसीजन मेकिंग में हमारा
हमको मौका मिलना चाहिए पूरी ताकत से। अब ये चालू है, लेकिन देखिए इसमें मीडिया का रोल, अगर यही इमेजिन करिए, मैं इसीलिए रख रहा हूँ, मीडिया जरूरी है डिस्कस करना। अगर यही स्थिति अगर एक दिन की भी अगर सरकार बनाने में देरी हो जाती कांग्रेस की तरफ से, ऐसी देरी एक आध बार हुई हिमाचल प्रदेश में, देरी भी नहीं मतलब प्रक्रियागत ही चल रहा था, तो कर्नाटक में तो कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कैसे मारामारी है, दिन रात 24 घंटे चालू रहता था। एकदम साइलेंट है मीडिया कि शिंदे आखिर क्या, वो बीमार हो गए चले गए, यही सब जो फैक्चुअल चीजें हैं, और वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, बहुत ही ये कम धीमी आवाज में उसको रख रहा है। लेकिन कितना बड़ा मसला है कि वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक, बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा, मतलब ओपन नहीं किया है उसने कि देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। मतलब वो घोषणा अगर वो जो जिस तरह से पहले की थी उन्होंने चुनाव के पहले, तो वो घोषणा भी नहीं कर पाए वो। तो ये एक तो ये सिनेरियो आप देखिए कि कितना है। दूसरा मुझको लेकिन मेरा जो मानना है कि आउटकम क्या जो लग रहा है वो मतलब दिखाई दे रहा है, आउटकम में है क्या कि शिंदे को कोऑप्ट करने के फिराक में है, शिंदे उसके लिए विलिंग भी है, लेकिन शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसका जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है, उसके जो लीडर्स हैं मिडिल रैंकिंग्स, वो टॉप लीडरशिप तो उनके साथ है बीजेपी के साथ, लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी की मतलब वो सेकेंड, एक तो लंबे समय से उनकी टकराहट है कि वो मानते रहे कि हम बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई था जो स्टार्ट हुआ था, अब वो क्लेम कर, वो उनको लग रहा है कि हम तो उससे भी गए बीते हैं। तो वो एक टसल चल रहा है सर्वाइवल का पार्टी के अंदर से, लेकिन शिंदे को वो एकोमोडेट करेंगे और उनका कोई आइडियोलॉजिकल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुत्व कह करके आए ही हैं, उसका करेंगे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, अजीत पवार वो नीतीश कुमार वाला रोल अदा करना चाहते हैं, बिहार मॉडल है कि वो मुसलमानों की भी बात करेंगे, कुछ सेकुलर जैसा दिखेंगे, सेकुलर है नहीं या है नहीं वो मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन सेकुलर जैसा प्रोग्रेसिव जैसा एक एलाय बीजेपी क्रिएट किया है उसने अजीत पवार के माध्यम से। तो ये वही मॉडल, वो मॉडल लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि एकदम नया है, यहाँ उसके लिए और भी क्लेमेंट्स हैं, तो वो जम नहीं पा रहा है। और इवन अजीत पवार के में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को छोड़ करके बाकी लोग भी उससे उतने स्वस्थ नहीं है, मतलब उससे उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सिनेरियो है, मुझको लग रहा है कि कोई ज्यादा इसमें उनको कठिनाई नहीं। चुनाव वाले पर आप लोगों ने सब लोगों ने बहुत बातें कही, दो चीजें मैं दो पॉइंट रखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि ये तो सही कहा प्रशांत जी ने भी और बाकी लोगों ने भी कि चुनाव आयोग का वो एक्सपोज हुआ है और वो वही करेगा, मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही उसका रिस्पॉन्स आना है, और वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन रिस्पॉन्स का नेचर क्या होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो मार्केट बाड़ी में जो हुआ है वहाँ ये जो ये क्या कहते हैं, वहाँ जो धारा लगाई, निषेधाज्ञा लगा करके, उससे पता चलता है कि चुनाव आयोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। वो रिस्पॉन्ड करने वाला है अंत विपक्ष के ही खिलाफ और किसी तरह की जांच नहीं करेगा, ये मुझको मेरा अंदाजा है। चोकलिंगम यहाँ के स्टेट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनका बयान आया है इसी जो वहाँ जो मॉक पोलिंग या जो कहिए कि पैरेलल जो एक ये क्या कहते हैं पीपुल्स पोलिंग का जो ये आंदोलन था, उस पर आया कि इसको बाहर से ये किया जा रहा है और हम ऐसे लोग जो अफवाह फैलाते हैं चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये राजीव कुमार भी बहुत बार बोल चुके हैं और वार्न भी किया है खड़गे वगैरह के लेटर में। तो अब मुझको लग रहा है कि चुनाव आयोग विपक्ष पे ही को ये करेगा, मतलब उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेगा, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, ये तो क्लियर है। तो अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जिस तरह से आंदोलन उन्होंने स्थगित किया, ये मैं मानता हूं कि ये उनको नहीं करना था। एनसीपी के जो उत्तम जानकर ने जो विड्रॉ किया या वहां के लोगों ने, जब आप इसको समझिए कि जिस तरह से निषेधाज्ञा उन्होंने लगाई तो आपको अवज्ञा करना था, सिविल डिसोबीडियंस उसका ये करना था, उसको भंग करना था।
क्यों, ये गांधी जी का दिया हुआ मंत्र है। आप इससे अभी तक जो बीजेपी मतलब विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस भी अभी तक हाई कोर्ट जाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, चुनाव आयोग में कंप्लेंट डालती है, लेकिन कोई उसने जो ग्राउंड पे जो जिस तरह के वहां पर मॉक पोलिंग या पैरेलल पोलिंग इस तरह के प्रोग्राम देने से अभी भी हिचकती है। और ये जो है ये इससे हिचकना नहीं चाहिए। विपक्ष को इसके खिलाफ आंदोलन करना ही पड़ेगा, और वो आंदोलन निश्चित तौर पर उसके लिए सिविल डिसोबीडियंस का जो था अवज्ञा आंदोलन, उस टाइप का अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा। तभी आप तोड़ना पड़ेगा कि आप जो तरीका अपना रहे हो उसके खिलाफ हम हैं और हम कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये अभी तक तैयार नहीं है विपक्ष की पार्टियां। मुझको लगता है कि उनको उस रास्ते पर जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो ये मामला सेटल होने वाला नहीं है। इसी तरह से वो चुनाव की चोरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ होने की और करने की ज़रूरत है, और इसके लिए बहुत अलग अलग चीज़ें होनी भी चाहिए। ज़रा आना चाहता हूँ हेमंत जी आपके पास। अब चुनाव चूँकि आने वाले समय में बिहार में भी है और अभी से तैयारियां चल रही हैं बिहार में भी जोर शोर से। एक यात्रा पे निकलने वाले हैं नीतीश कुमार, ये खबर भी आ रही है, यानी उधर भी तैयारियां चल रही हैं, काउंटडाउन चालू है। लेकिन उससे पहले चुनाव दर चुनाव, राजीव कुमार हों या कोई और कुमार हों, चुनाव आयोग जो है वो सवालों के घेरे में है। ऐसे में क्या लगता है आपको, जितनी चीज़ें अभी हुई हैं वो पर्याप्त हैं? कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जाना या उसके अलावा इस पर चुनाव आयोग की बातें जो आती रही हैं हम लोगों तक, वो, या सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है चुनाव सुधार के लिए आंदोलन, और वो रास्ता अभी दिखाई नहीं देता है या दिख रहा है? मुझे लगता है कि जो अब तक हम लोग बातचीत करते रहे हैं उसमें देश ने एक तरह से पीपुल्स मॉडल रखा है सामने में, जिसकी जरूरत महसूस की जा रही थी। हम बार बार कहते रहे, व्यक्तिगत तौर पर मैं कहता रहा हूं कि इस देश में विपक्ष अगर चुनाव जीतता है तो उसमें जनता का बड़ा रोल होता है। विपक्ष मुझे लगता है कि थोड़ा कमजोर स्थिति में है आज की तारीख में। विपक्ष में जनता है, इसलिए वो विपक्ष को चुनाव जितवा देती है बहुत जगहों पर। तो जो महाराष्ट्र के उस मार्करवाड़ी गांव में की जनता ने जो मॉडल पेश किया है, उस मॉडल ने एक तरह से चुनाव आयोग को भी नंगा किया है, और इस देश में जो चुनाव के नाम पर जो धांधली हो रही है उसको भी बेनकाब किया है। आप क्यों नहीं होने दिए? क्या किस कानून के तहत वो गलत था? किसी कानून के तहत वो गलत नहीं था। आप छात्र संसद तो इस देश में लगता रहा है, इस देश में अभी भी लगता है, लोग लगाते हैं, उसमें स्पीकर बनते हैं, पक्ष और विपक्ष होता है, अपनी बात रखते हैं, तो क्या दिक्कत है? वह कौन सा कानून टूट रहा था? तो ये जो राजा का डर है वो मुझे लगता है कि लुई 14वें की तरह, वो जो उस राजा को इतना डर लगता था कि वो उसने शायद जिंदगी में 3-4 बार ही नहाया। और तो उसी तरह अपने मोदी जी हैं जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से डर लगता है, राजीव जी हैं जिनको सवालों को जवाब देने से डर लगता है। आज की तारीख में राजीव जी को इसलिए जवाब देना पड़ा कि मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी बहुत तैयारी के साथ गई थी और उसके पास ऐसे आंकड़े थे जिसका कि जवाब तत्काल नहीं उनके पास था। और जो ये अभिषेक मनु सिंघवी जिस बात को रेखांकित कर रहे थे कि बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में 1.5-2 घंटे तक बातचीत हुई है, तो सौहार्द इसलिए बना कि राजीव कुमार बैकफुट पर आ गए। जो 118 विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े दिए गए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बीच में 25,000 के आसपास वोटों के में ये वोटिंग में अंतर आया है, और उसमें से 102 सीटें सत्ता पक्ष ने जीत ली है। उसके बाद जो वोटर टर्नआउट है उसको लेकर जो आंकड़े दिए गए हैं, तो इन आंकड़ों के लिहाज से ये कांग्रेस मुझे लगता है कि तैयारी करके गई थी। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है राजीव जी कि इस देश में मुझे लगता है कि जो जिस गुजरात मॉडल का डंका पीटा जा रहा था कि गुजरात में रास्ता दिखा रहा है, तो गुजरात ने ऐसा रास्ता दिखाया है। गुजरात में फर्जी डॉक्टर, फर्जी टोल प्लाजा, उसके बाद वहाँ और कई किस्म के फर्जीवाड़े सामने आए हैं। इसी साल ये फर्जीवाड़े सामने आए हैं। फर्जी जज साहब वहां पर आए हैं।
तो ये जो फर्जी वोटर वाला जो है कि आप अचानक 47 लाख वोट बढ़ गए, तो ये एक मॉडल है इनका, जिस मॉडल के जरिए ये चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। आप लगातार इन चीजों को सामने लेकर के आ रहे हैं कि किस तरह से चुनाव में धांधली हो रही है, और ये धांधली का एक पक्का नमूना है कि जिस तरह आप मतदाताओं का नाम काटा जा रहा है, मतदाताओं का नाम बढ़ाया जा रहा है, और एक और मॉडल इन्होंने अपनाया जिसका उदाहरण मिला आपको उत्तर प्रदेश में कि वहां हम वोट ही नहीं डालने देंगे। ठीक है, चुनाव करवाएंगे लेकिन तुमको वोट नहीं डालने देंगे, टारगेटेड मतदाताओं को वोट नहीं डालने देना है। तो ये अलग अलग किस्म का प्रयोग कर रहे हैं, और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ प्रयोग है। चाहे फर्जी मतदाता बनाना हो, चाहे मतदाताओं का नाम काटना हो, मतदान करने से लोगों को रोकना हो, ये तमाम तरह का जो फर्जीवाड़ा है। अब बताइए कि वहां आपके राज्य में 1.5-2 साल तक फर्जी टोल प्लाजा चलता है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलता है जिसके सारे डॉक्टर फर्जी निकलते हैं। तो जज साहब वहां पर फर्जी फैसले सुना रहे थे। तो ये जो मॉडल है इनका, ये क्या हवा में है क्या? ये तो इनके जमीन पर हो रहा है, जिस मॉडल को ये पूरे भारत में लागू करना चाह रहे थे, और वो लागू हुआ। इस फर्जीवाड़ा का पूरा मॉडल जो है वो लागू हुआ, और चुनाव को भी एक तरह से फर्जीवाड़ा बना दिया गया, जिसमें लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म कर दिया गया, विश्वसनीयता खत्म कर दी गई, और उसके चुनाव आयोग को एक तरह से मुट्ठी में ले लिया गया। वो क्या था, क्या ऐसी नौबत आ गई थी कि आपको सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को धता बताने के लिए संसद से कानून उसको पलटने के लिए कानून पारित करवाना पड़ा, और उसमें आपने एक अधिकार हासिल कर लिया। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, इसको सब आप देखेंगे तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि आपने चीजों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, चुनाव को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए, संस्थाओं को अपने साथ झुकाने के लिए आपने तमाम तरह के उपाय कर रखे हैं। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो मार्करवारी गांव है और वहां के लोग हैं, उनको सैल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने एक रास्ता दिखाया है कि हम आपको बिल्कुल दीन के उजाले में आपको नंगा कर देंगे हम, और ये नंगा कर दिया गया है। आप क्यों नहीं होने दिए, वहां होने देते। और मैं चाहता हूं कि विपक्ष को इस मॉडल को अपनाना चाहिए, पूरे देश में विपक्ष को ये मॉडल अपना करके और ये प्रयोग करे विपक्ष कि हम पैरेलल चुनाव करवाएंगे। क्या आप उसमें कोई कानून का उल्लंघन नहीं होता है, आप होने दीजिए इसको और देखिए कि जनता क्या कर रही है। तो ये एक तरह से जो जेपी ने जो प्रतिनिधि वापसी की बात कही थी, तो वो तो जेपी ने कही थी, लेकिन ये जनता की ओर से आया है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल इतना बढ़िया मॉडल है जिस मॉडल को देश में विपक्ष को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और इसके बिना मुझे लगता है कि काम नहीं चलेगा। जो हम लोग लगातार कहते रहे कि विपक्ष को अब लड़ना पड़ेगा, तो लड़ने का तो रास्ता वो समय के अनुसार तय होगा कि कौन सा मॉडल होगा, कैसे रास्ता तय होगा। लेकिन अगर जनता ने कोई मॉडल सामने रखा है, उस मॉडल को विपक्ष को उसको अपनाना चाहिए। और बिहार की जो बात आप कर रहे थे, बिहार में नीतीश कुमार जी अब 15वीं यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने अब तक 14 यात्राएं की है बिहार में, और इस बार वो महिला संवाद यात्रा करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने जो बीच में अपनी यात्रा स्थगित की थी, वह यात्रा भी उनकी अब शुरू हो गई। आज वो निकल गए हैं, कल से वो मुंगेर में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। उसका मॉडल बहुत लंबा चौड़ा है, उस पर मैं बात नहीं करूंगा कि कैसे किससे मिलेंगे, क्या कहेंगे, वो अलग है। लेकिन नीतीश कुमार वाला जो है, उसको लेकर विपक्ष हमलावर है कि लगभग 300 करोड़ 252 करोड़ रुपया उस पर खर्च होगा, और ये सरकारी कोष से आप एक तरह से अपने पार्टी का प्रचार करने के लिए निकल रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर के जो अभी जो बातचीत चल रही थी कि नीतीश कुमार क्या पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है, तो अभी कल एक बयान मैंने देखा था, जो देवेश चंद्र ठाकुर हैं सीतामढ़ी के सांसद, उनसे मोहन भागवत के उस बयान पर पूछा गया कि उन्होंने जो 4 बच्चे पैदा करने के लिए कहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा कि जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि मोहन भागवत का व्यक्तित्व इतना विराट है कि मैं उन पर कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूं। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का बचाव करने की जो निर्लजता है वो इस लेवल पर चली गई हुई है कि जेडीयू का सांसद वो इन चीजों पर कुछ कहने से बिल्कुल परहेज कर रहा है।
और नीतीश कुमार जी की तमाम बातें, एक वक्त था जब नीतीश कुमार जी संघ मुक्त भारत की बात किया करते थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2017 की बात है। और वो नीतीश जी आज अब इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि शायद 2 महीने के भीतर प्रधानमंत्री जी, मोहन भागवत जी, अमित शाह ने और बाकी जितने इनके बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे वो बिहार के गिरिराज सिंह हो, इन लोगों ने जो कुछ भी कहा है इस देश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए, और खास करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से भी आगे, मैं अब उसमें मैं समझता हूं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही सवाल नहीं है, बल्कि मुसलमानों को एक तरह से कॉर्नर करना है, उनको इस देश के नागरिक न है ऐसा माहौल बनाना है, आपको इस यहां तक इस एक्सटेंट तक ले जाना है। तो इसमें मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो कुछ भी कहा है उसमें नीतीश कुमार ने कोई बात बीच में किसी भी तरह का बयान नहीं दिया। वो सिर्फ रटते रहे कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, हमसे गलती हो गई थी, अब दोबारा कहीं नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, यहाँ वहां नहीं जाएंगे। तो लग रहा था कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो इधर उधर नहीं जाएंगे और यहाँ वहां नहीं जाएंगे, इससे आगे नीतीश जी कुछ कह नहीं रहे थे। तो नीतीश जी अब महिला संवाद यात्रा में जा रहे हैं, वहां क्या क्या कहेंगे ये तो अब देखा जाएगा। 15 तारीख से वो शुरू हो रही है उनकी यात्रा। लेकिन नीतीश कुमार जी अब मुझे लगता है कि वो बीजेपी के लिए एक तरह से बस बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, और उनके पार्टी के भीतर में भी जो उनके साथ जो इर्द गिर्द 24 घंटे रहने वाले लोग हैं, उनके भीतर भी इनफाइटिंग है। ललन सिंह बनाम संजय झा बनाम अशोक चौधरी, ये सब चल रहा है। लेकिन ये अलग बात है कि विपक्ष को मुझे लगता है कि जो हम लोग चर्चा करते रहे हैं लंबे समय से, कि आपको जनता के बीच में अब जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आपको जब तक जमीन पर नहीं जाएंगे, हम बिहार में बैठे हुए, मैं जिस जिले का रहने वाला हूं, मैंने देखा कि एक पत्रकार महोदय हैं, उनको आप सब लोग जानते हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, वो कल मेरे गांव के बगल के गांव में वहां हिंदू जागृति मंच की शोभा बढ़ा रहे थे। अब बताइए कि ये जो पूरा मॉडल है, ये जो अलग अलग किस्म का, कोई कह रहा है कि 4 बच्चे पैदा करो, कोई हिंदुओं को जगाने जा रहा है, कोई हिंदुओं को बचाने जा रहा है, और ये सब गांव लेवल पर हो रहा है। उसमें दलितों पिछड़ों की भागीदारी हो रही है। मैं कह रहा हूं, मैं उन तमाम चेहरों को पहचानता हूं क्योंकि मेरे गांव के बगल में वो कार्यक्रम हो रहा था। तो इस लेवल पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इनका मुकाबला करने के लिए क्या आपको जमीन पर नहीं उतरना पड़ेगा? क्या आप, ठीक है, आप ऊपर में जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर आपके लोगों को उसी तरह से सक्रिय होना पड़ेगा, उसी एजेंडा के साथ इनको बेनकाब करने के लिए सामने आना पड़ेगा। अन्यथा मुझे लगता है कि जो जिस मॉडल पर ये काम कर रहे हैं, जिस तरह से नीचे जाकर के लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही निशाना है, बस पहला काम है उनको मुसलमानों के खिलाफ भड़काना। उसके लिए तमाम बात, जब भागवत कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो, तो उसमें अंतर्निहित है कि वो मुसलमानों की ओर इशारा कर रहे हैं कि देखो वो बच्चा पैदा करता है, तुम क्यों नहीं करोगे। ये एक तरह से महिला विरोधी भी है। अब बताइए कि बच्चा कौन पैदा करेगा? भागवत जी पैदा करेंगे कि कोई महिला पैदा करेगी? तो महिलाओं को तो क्या महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाना चाहते हैं आप? तो ये इनको बेनकाब करने की जरूरत है। ये आप याद करें कि वो अनिल सर बेहतर बताएंगे कि जब बाबा साहब आम्बेडकर ये हिंदू कोड बिल लेकर के आ रहे थे, संविधान सभा में उस पर चर्चा हो रही थी, तो सबसे ज्यादा विरोध किन लोगों ने किया? जनसंघियों ने, करपात्री जी महाराज ने, आरएसएस ने, हिंदू महासभाइयों ने। इन लोगों ने तो उनका जीना मुहाल कर दिया था, उनकी हत्या हो जाती, जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बनाया हुआ था। तो प्रगति क्या था उसमें? विधवा महिलाओं को शादी का अधिकार मिले, संपत्ति में अधिकार मिले, महिलाओं को ये तलाक का अधिकार मिले। ये सब तो समाज को का प्रगतिशील एजेंडा था, जिस एजेंडे पर समाज को का लोकतांत्रिकरण करना था। लेकिन इन चीजों को इन लोगों ने रोका बहुत साजिश के तहत, और उसके खिलाफ खड़े रहे। और वही भागवत जी आज किस मुंह से कहते हैं कि 4 बच्चे पैदा करो? अब क्या आप, ये तो एक तरह से तुगलकी फरमान है ना, कि आप कहेंगे 4 बच्चे पैदा करो। और ये इसमें अंतर्निहित है। जब वो कहते हैं कि हिंदुओं को भाषा, धर्म और जाति का भेद मिटा करके एकजुट होना चाहिए, किसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए? हिंदुओं को क्यों जागना चाहिए? जी, बहुत सारी बातें। ये सारा चीज है, एजेंडा इनका जो है, ये मुसलमानों को एक तरह से एक दुश्मन की तरह पेश करना और उनके खिलाफ लोगों को, बहुसंख्यक समुदाय को
उग्र बनाना, ये इनका एजेंडा है। इसी एजेंडे पर ये सब लोग काम कर रहे हैं, सारे के सारे लोग। इनका एजेंडा एक सूत्रीय एजेंडा ये है, और इसमें ये तमाम संस्थाएं, उसमें चुनाव आयोग से लेकर के ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी, सब एक तरह से इनके सहयोग में आजकल खड़ा है। और जो मीडिया है वो इनको, मैं बार बार कहता हूँ, कवर फायर देता है इनको, ताकि इनके ऊपर कोई आंच नहीं आए, इनके एजेंडे को लगातार लहराया जाए। बस, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ अलग अलग पॉइंट वाइज आपने बातें रखी हैं, जिसमें पॉपुलेशन बढ़ाने से लेकर यहाँ चुनाव आयोग जो कर रहा है वो चुनाव की गतिविधियां, इन तमाम मसलों पे हम चर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की यहाँ से ये साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है या गड़बड़ करने की कोशिश हो रही है। जरा जल्दी से एक बार फिर से आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। आप प्रोफेसर साहब, जो मसला है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें यहाँ दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, इन सब की बात तो हो ही रही है, और इन सब पे काफ़ी किसानों की बात, और सबसे बड़ा जब किसानों का जिक्र आ रहा है, इसलिए किसानों की बात भी मैं कर रहा हूँ, उनको भी इसी उसमें लेके आ रहा हूँ, क्योंकि किसान आंदोलित हैं। और अभी से थोड़ी देर पहले देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक मंच से जो अपनी बातें रखी हैं, पहली दफ़ा थोड़ा लग रहा है कि सरकार का एक नुमाइंदा, जो सरकार का नुमाइंदा नहीं है बल्कि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सरकार से ऊपर होते हैं, और वो अपनी ही सरकार की धुलाई कर रहा है। मैं ये सेंटेंस कह रहा हूँ कि अपनी ही सरकार की धुलाई कर रहा है देश का उपराष्ट्रपति, सभापति। जरा अगर वो बाइट हो तो ले आइए, अब वरना मैं उन्होंने जो कहा है वो मैं पढ़ के जरूर सुनाना चाहूँगा। बाइट सुन लेते हैं पहले। सुनिए किसानों को लेकर क्या कह रहे हैं उपराष्ट्रपति। Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। मैं सभी को देश में आह्वान करूंगा, किसान बंधुओं को आह्वान करूंगा, मेरी बात सुने, मेरी बात समझें। सामाजिक समरसता की आप मिसाल हैं। आपको भी बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। पर मुझे माननीय कृषि मंत्री जी थोड़ी पीड़ा है, मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है। अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? आप कृषि कल्याण ग्रामीण विकास के मंत्री हैं। मुझे याद आती है सरदार पटेल की, उनका जो उत्तरदायित्व था देश में एकता करने का, कैसे उन्होंने बेखूबी किया। ऐसी चुनौती आज आपके सामने है, इसको भारत की एकता से कम मत मानिए। और यह आकलन बहुत सीमित है, संकीर्ण है कि किसान आंदोलन का मतलब सिर्फ उतना है जो लोग सड़क पर हैं। नहीं, किसान का बेटा आज अधिकारी है, किसान का बेटा सरकारी कर्मचारी है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी। और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। तो बहुत कुछ यहाँ किसानों के बारे में, लेकिन शुरुआत जो की थी उसके बाद आखिर में उनको लग गया कि शायद कुछ गड़बड़ बोल गया हूँ। प्रोफेसर रविकांत जी, ये साफ साफ आखिर सरकार का पक्ष तो रखना है और आगे राष्ट्रपति के पद पर भी तो निगाहें टिकी होंगी। तो खैर चलिए, लेकिन मामला जो है वो किसानों का, इसलिए मैं यहाँ चूंकि ये जिक्र आ रहा था और
उपराष्ट्रपति साहब शुरुआत में जो बातें कर रहे थे कि बाउंड्री नहीं होनी चाहिए सरकार और किसान के बीच, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, शुरुआत में बहुत बढ़िया बातें कर रहे थे, बाद में डगमगा गए। डगमगाना तो होता ही है, पाँव डगमगाएंगे, लड़खड़ाएंगे। जी हेमंत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, फिर जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी। मैं कह रहा था कि जो हम लोग यहाँ एक कहावत है कि हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। जी अनिल सर इस कहावत को जानते होंगे, तो उपराष्ट्रपति महोदय उसी तरह की बात करें, हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ कर रहे थे, तो वो चलने वाला नहीं है। वो तो पहले ही मैंने कहा हो चुके हैं, और आज जो कह रहे थे वो अपने आप में हास्यास्पद था, वो किसानों के हित चिंतक नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, यहाँ चुनाव से लेकर और आम जनता जो आज चुनाव को लेकर और उसमें भी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसको उस पर, लेकिन विपक्ष की यहाँ जरा गतिविधियों पर आपसे हम चाहेंगे कि उस पर आप अपनी राय रखिए, क्योंकि आज 3 तारीख है, 2 तारीख को हम लोगों ने देखा और लगातार अभी संसद के अंदर भी चल रहा है, जिसमें एक वैसी स्थिति नजर आ रही है जहां कुछ न कुछ मंथन भी चल रहा है। कैसे देखा जाए इन तमाम मसलों को जिसमें चुनाव सुधार की बात होती है? देखिए राजीव जी, कभी कभी मुझे लगता है बड़े भलमनसाहत से चीजों को देखने लगते हैं। ये जो आरएसएस है उसका सिर कहाँ है, पैर कहाँ है, कितने मुख हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं ये लोग, उस लिहाज से समझना पड़ेगा। बीजेपी का खेल ये है कि आलोचक भी अपने ही भीतर से पैदा करना, विपक्ष भी अपने ही भीतर से पैदा करना। विपक्ष को ये मौका ही ना मिले। जो बात धनगर कह रहे हैं, ये बात तो राहुल गांधी ना कहे और राहुल गांधी की बात ना पहुंचे पहले ही धनगर साहब, और लपेटा किसको उन्होंने? कृषि मंत्री को, माने शिवराज सिंह चौहान को। और शिवराज सिंह चौहान नरेंद्र मोदी का रिश्ता क्या है ये भी हम लोगों को मालूम है कि उनके परकतने ही हैं लगातार। तो धनगर साहब जो कह रहे हैं वो बड़ी भलमनसाहत से नहीं कह रहे। अगर उन्हें वाकई किसानों की चिंता है तो कराए बैठक, और किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार के सामने खुद रख करके और पूरी कराए। ऐसा होगा नहीं। ये जिसको हम लोग देशी भाषा में थितराई कहते हैं ना, ये संघ के लोगों की ट्रेनिंग में आती है। तो धनगर साहब वही कर रहे हैं, और वो अच्छा लगे बुरा लगे असंवैधानिक हो तो भी चलेगा। ये असल में ये थितराई है। तो वो जो कर रहे हैं, देखिए विपक्ष का जो काम है कि आज किसान, और ये जो आंदोलन है राजीव जी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक नया बिंदु बता दूं। किसान आंदोलन एक नए रास्ते की तरफ बढ़ रहा है, खास करके जाटों की तरफ से एक बड़ी बात अब सामने आई है कि हम एक अलग जाटलैंड बनाएंगे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट होगा, हरियाणा का जाट होगा और पंजाब का जाट होगा। और जाट यहां तक कह रहे हैं कि अब हमें सिख धर्म अपना लेना चाहिए। अगर तुम हमें हरियाणा में दुत्कारते हो, सारी बिरादरियां हमारे खिलाफ खड़ा कर देते हो, तो छोड़ो हम। और वो तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर हम हट गए तो साफ हो जाएंगे, बचेंगे नहीं आप। तो जाटों के भीतर एक रोष है अलग तरह का, और अब बहुत फैसलाकुन हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सिख धर्म अपनाएंगे। हमारे जो सिख भाई है मोस्टली उसमें से जाट हैं, जट सिख हैं, तो हम भी क्यों ना चले जाएं। तो वो एक नई एकता बन रही है इस देश में। जाट, सिख और मुस्लिम जो एक कौम है ना, पूरी जाट कौम, वो एकजुट होकर के और नरेंद्र मोदी के इस पूरे आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार है। किसान आंदोलन आपको वहां जाते हुए दिखेगा। अब विपक्ष की जिम्मेदारी ये है, और जितने भी भूमिका वो अदा कर रहे हैं, अब पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहे हैं, विपक्ष क्या करेगा? राहुल गांधी बेचारे कितना पैदल चलेंगे? एक बार 4000 किलोमीटर चले, अब क्या फिर से चलाएंगे? क्योंकि पार्लियामेंट में तो आप बोलने नहीं दे रहे। जैसे ही अडानी का नाम लेते हैं, यही धनगढ़ जो आप जिनमें बड़ा भला इंसान देख रहे हैं, वही धनगढ़ नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा रिकॉर्ड पर। इसलिए मैंने कहा ना कि आरएसएस के भीतर जो मुखौटा है
और उसके भीतर जो छिपा हुआ असली चेहरा है, जरा उसको देखिए। एक शब्द भी आप नहीं जाने देंगे जी। 4-5 दिन में कितने कितने घंटे चली है संसद? संभवतः 40 मिनट। अब आज का मुझे नहीं पता है, आज मैं थोड़ा सा तबीयत मेरी गड़बड़ थी तो मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो जहां 1 मिनट में 2 लाख रुपए खर्च होते हो पार्लियामेंट की बहस पर, पार्लियामेंट के चलने पर, वहां आप 17-18 करोड़ रुपया पर डे बर्बाद कर रहे हो, बहस नहीं होने दे रहे। आपने क्या मजाक बना रखा है पार्लियामेंट को? चुनाव भी अपनी तरह से, पार्लियामेंट भी अपनी तरह से, लोग क्या करेंगे? तो सड़क पे ही आएंगे। फिर आपकी जो इज्जत जो है डेमोक्रेसी में, जो संस्थान है, वो सब खत्म हो जाएगी। आज चुनाव करा रहे हैं लोग अपनी तरह के, नहीं हमें ऐसा चुनाव आयोग नहीं चाहिए। कल को लोग पार्लियामेंट भी बना करके खड़े हो जाएंगे। आप यहां नहीं बहस करने दे रहे तो यहां बहस करेंगे हम। जरूरत इस बात की है कि विपक्ष बहुत मजबूती के साथ खड़ा हो, और अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है। जो देश से मोहब्बत करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, जिन्होंने देश को बनाया, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण किया, जो जानते हैं कि हमें देश को कहां ले जाना है। अब नेहरू को मैं याद करता हूं, उस दौर में जब विभाजन हुआ था, तब नेहरू पहले इलेक्शन में खड़े थे कि आप पाकिस्तान की तरह का धार्मिक राष्ट्र चाहते हैं या बहुधार्मिक भारत चाहते हैं। इस पे चुनाव होगा, और वो चुनाव उन्होंने जीता। ये कितना भी कर लें, ये चाहे विभाजन करें, चाहे वो हिंदुओं को जगाए, और अगर हिंदू ज्यादा जाग गया तो क्या होगा? हिंदू में खास करके दलित तो पिछड़ा। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जागेगा तो अपनी जड़ों की तरफ जाएगा, वो तलाशेगा कि हमारा इतिहास क्या है। फिर ये मनुवाद जो पूरा रहा है उसका कुकर्म निकलेगा ना। तो फिर ये बाबा बागेश्वर हो या नरेंद्र मोदी हो या कोई और, आजकल तो बाबा सब मुख्यमंत्री बनने के लिए बैठे हो। योगी जी के बाद तमाम बाबा इस समय राजनीति में, और लोगों को बताते हैं साहब मोह माया त्याग दीजिए, अब खुद सत्ता की तरफ जा रहे हैं। तो इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू जगाना है, और हिंदू मैंने कहा कि जागेगा, लेकिन वो अपनी जाएगा जड़ों की तरफ, तब क्या होगा इनका असल में। तो मुझे तो अब यही परिस्थितियां दिख रही हैं। जितना बहुजन आंदोलन चल रहा है इस देश में, आप देखिए लोग कह रहे हैं कि आप मस्जिदों का सर्वे कराएं, तो मंदिरों का कब कराएंगे? जहां बुद्ध नजर आते हैं तो कल को फिर ये भी होगा, जबकि हमने इस मुद्दे को सुलटा लिया था। इस देश ने बड़े विवेक का काम किया कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति है वही बरकरार रही, और इस पर कोई बहस नहीं होगी। हमें बहस करना है पार्लियामेंट के भीतर के साथ, कैसे हम विश्वविद्यालय खोलें, कैसे हमारी जीडीपी बढ़े, कैसे इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो, कैसे इस देश की तरक्की हो, कैसे एजुकेशन सिस्टम बढ़े, कैसे गरीबी दूर हो। और यहां अडानी का नाम लेते ही 2 मिनट में बंद हो जाती है पार्लियामेंट, स्थगित आप कर देते हैं। ये नौटंकी आखिर कब तक चलेगी? अगर लोगों का विश्वास उठ गया तो आज लोग चुनाव करा रहे हैं, कल को पार्लियामेंट भी चलाएं। राजीव जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें यहाँ कह रहे हैं प्रोफेसर रविकांत जी। जरा इसी बात को आगे बढ़ाइए प्रशांत टंडन जी। और हालांकि अब समय बहुत बिल्कुल कम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप लोगों से ज़रूर चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात कि 6 दिसंबर भी सामने है, आज 3 दिसंबर है, 6 दिसंबर बाबा साहब अम्बेडकर और को याद किया जाएगा उस दिन। और आज महाराष्ट्र में उसी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन दोनों जो एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी कार्यकारी मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, और उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री एक साथ आमने सामने नहीं मिले। एकनाथ शिंदे की राजी जो चिंता न मोदी साहब को होगी न मुझे है, और उनकी बीमारी का इलाज और कोई कौन सा विभाग उनको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, ये तो ईडी का इंस्पेक्टर उनसे तय करवा देगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इंस्पेक्टर उनसे तय करवा देगा जी। उसको बहुत ज़्यादा एकनाथ शिंदे को लेकर मैं बहुत चिंतित नहीं हूँ। और एकनाथ शिंदे सरकार में रहते हुए पुलिस की बदौलत वो चुनाव में गए थे। किसी वक्त वो अगर विपक्ष में रहकर चुनाव में जाएंगे तो उनकी पार्टी कहाँ होगी, वो खुद कहाँ होंगे, और देखेंगे आगे।
दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब दूं, जो बहस छेड़ी है रविकांत जी ने, बहुत सार्थक है। लेकिन एक बात जो हेमंत जी कह रहे थे, मैं मोहन भागवत जो कह रहे हैं 3 बच्चे पैदा करो, 4 बच्चे पैदा करो, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि ये हिंदू महिला विरोधी ये बात है, हिंदू महिलाओं का अपमान है। और हिंदू महिला क्या बच्चा पैदा करने की मशीन है? जैसा हेमंत कुमार जी का, बिल्कुल सही बात है। और मोहन भागवत अपने आरएसएस के जो वर्कर्स हैं, जो उनको जो प्रचारक हैं, कोई ऐसी तकनीक निकालो, तो खुद भी डॉक्टर हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं, लेकिन चलो डॉक्टर तो हैं ही, तो कोई ऐसी तकनीक निकालें कि वो बच्चादानी मर्दों को भी हो जाए। तो आरएसएस के लोग 1, 3 नहीं 10 पैदा करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यही काम शाखा में हो। बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात वो मोहन भागवत कर रहे हैं। वो महिला विरोधी है सिरे से, कि आप महिलाओं का किस तरीके से आप अपमान कर रहे हैं कि उनको सिर्फ बच्चे ही पैदा करना है आपकी हेकड़ी के लिए। जो बात रविकांत जी कह रहे हैं ना कि बहुसंख्य हिंदू को जागना है, और बहुसंख्य हिंदू को मनुवाद के खिलाफ जागना है, सैकड़ों साल की जो यातना है उसके खिलाफ जागना है, शोषण के खिलाफ जागना है। और इसी बात का जो संकेत है, इस बात की पहल है जातिवाद जनगणना और 50% से ऊपर का रिजर्वेशन की लिमिट को हटाना। यही कारण है कि आज भी, मतलब जो भारत के संविधान के अडॉप्ट होने की 75वीं वर्षगांठ हम मना चुके हैं, आज भी दलित, ओबीसी, एसटी रिजर्वेशन के बावजूद जो जातिवादी सवर्ण है, उसको मालूम है, जातिवादी व्यक्ति को, कि हम तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं 80%, 90%, हम ब्यूरोक्रेसी में, मीडिया हमारा है, स्टॉक मार्केट में हमारे लोग बैठे हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस की बोर्ड में हमारे लोग हैं, फिक्की सीआईआई में हमारे लोग हैं, थिंक टैंक में हमारे लोग हैं। तो उसको मालूम है कि ये एससी, एसटी, ओबीसी के बावजूद, रिजर्वेशन के बावजूद, हिंदू अपर कास्ट ही सब जगह बैठा हुआ है। जिस दिन जातिवाद जनगणना हो गई और सच्चाई सामने आ गई कि कितने % में कौन है, उस दिन ये बहुसंख्य हिंदू जाग जाएगा। और वो किसके खिलाफ जागेगा हम जान रहे हैं। इसलिए परेशानी है, इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ एक कैंपेन है, नया कैंपेन है। और ये नए कैंपेन में एक बात शामिल है कि राहुल गांधी को चुनाव भी हरवाओ, जैसे भी। तो ये एक नई मुहिम है कि चुनाव के फ्रंट पे भी इरेलीवेंट करो इस डिमांड को, क्योंकि अभी जातिवाद जनगणना का, जातिवाद तो नहीं, जनगणना काम शुरू हो चुका है, जनगणना का काम शुरू हो चुका है। अगर ये बात आएगी, जातिवाद जनगणना की मांग जोर पकड़ेगी, तुमको कराना पड़ेगा जी। जब कराना पड़ेगा, उस डिबेट को पीछे करने के लिए मस्जिदें खोदी जा रही हैं, उस डिबेट को पीछे करने के लिए ये संभल हुआ है। और उसमें भी एक गलती हो गई है। मजिस्ट्रेट तो बेचारा मजिस्ट्रेट है, वो भावना में आके वो फैसले कर रहा है। जुडिशरी का तो हाल हम देख रहे हैं ना, कि वो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कह रहा है कि भगवान खुद आके जजमेंट लिखवा रहे हैं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिस्ट्रिक्ट जज क्या करेगा? वो भी, उसको भी भगवान दिख रहा है सब जगह। अब उसने जो दे दिया परमिशन अजमेर शरीफ का, ये इनसे बड़ी गलती करवा दी है। अजमेर शरीफ मामूली जगह नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगह है। और वो केवल मुस्लिम वर्ल्ड में नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड के बाहर भी, मुसलमानों के बाहर भी। अजमेर शरीफ हम जा चुके हैं, हम तो कई बार जा चुके हैं। वहाँ पे
काफी बड़ी तादाद में, मुझे लगता है लगभग 40% के लगभग वहां पे गैर मुस्लिम जाते हैं या हिंदू जाते हैं। तमाम लोगों की मान्यता है वहां पे। प्रधानमंत्री अजमेर हर शरीफ साल का- चादर चढ़ाते हैं। जी जी। तो ये इनसे, ये जो मजिस्ट्रेट और इनका जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो कभी मेन स्ट्रीम है कभी फ्रिंज है, इस मुहिम में जातिवाद जनगणना का डिबेट पीछे करने के चक्कर में जो अजमेर शरीफ का नाम आ गया, ये इनसे गलती हो गई, ये हजम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हम लोग वीडियो देखते हैं ना जानवरों के, कि कोई बड़ा शिकार वो पकड़ लेता और फिर खा नहीं पाता, मर जाता। ऐसे ही हुआ है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ अभी जो हम बात कर रहे हैं उसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, लेकिन ये बातें आने वाले समय में बहुत सुर्खियों में रहेंगी, ये तय मानिए आप। ज़रा जल्दी से अनिल जी आपके पास भी आना चाहता हूँ। अब कल का दिन महाराष्ट्र के लिए अगर कहें तो कल का दिन और फिर परसों ओथ सेरेमनी की तैयारी चल रही है, लेकिन दूल्हा कौन होगा, यानी शादी की तैयारी, दूल्हा कौन होगा ये पता नहीं। ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ अनिल जी कि क्या आखिर बीजेपी में वही देवेंद्र फडणवीस नजर आते हैं या कोई और भी है? नहीं, ये अभी अब कहना मतलब डिफिकल्ट है। देखिए क्या है, ये सारा कौन करा रहा है मालूम नहीं है। कभी वो जो है, जो सारा अरेंजमेंट हो रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं वो चालू है, मतलब अनसीन एडमिनिस्ट्रेशन वो सब लगा हुआ है। और पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा है कि न शिंदे से मिलना चाहते हैं फडणवीस, न फडणवीस से वो बात करना चाहते हैं। अजित पवार की अपनी डफली बज रही है, तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट है। मतलब मैं अब मतलब अभी मुझको लग रहा है कि कहीं चौंका न दे, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है कि फडणवीस ही है उनके कैंडिडेट और वो ले करेंगे। लेकिन वो फडणवीस, मेरा मतलब अंदाजा ऐसा है कि फडणवीस को भी वो चाहते हैं कि किसी तरह बांध के रखें। इसके लिए वो शिंदे को भी, शिंदे हमको लग रहा है कि क्या किस मतलब है, उन पर कोई डिपेंडेंस अब नहीं है उनकी बीजेपी की। उनको दो जितनी सीटें चाहिए वो बिना अजित पवार और उनके भी गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो इसीलिए उनको बीजेपी वालों को ये प्रॉब्लम है नहीं। वो शिंदे को भी हमको लग रहा है कि जो बीजेपी का इंटरनल फाइट है और ये जो अमित शाह जिस तरह चलाना चाहते हैं महाराष्ट्र को, उसके लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। उनको भी का मतलब तैयार रखा जा रहा है ताकि एक पैरेलल सेंटर जो है या पावर सेंटर उनके फडणवीस को, तो फडणवीस भी ऐसा नहीं है कि उनको अगर गद्दी मिल गई, अगर इसलिए कह रहा हूं कि कोई कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो दो लोग आए हैं, दोनों निश्चित तौर पर उनके ही लोग हैं, निर्मला जी और विजय रूपाणी। तो वो तो निरीक्षण वो वैसा ही होगा जैसे आपको याद होगा कि राजस्थान में चिट निकाल करके दे दिया था उन्होंने, राजनाथ जी ने, वो तो आ गया सब प्रेस में भी। तो उसी तरह से कोई चिट कहीं ना निकल जाए, इसकी भी संभावना है, मतलब इससे किया नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक तो वही लग रहा है। तो असल में बीजेपी अपना इंटरनल जो फाइट है वो भी उसमें दिखाई दे रहा है अलायंस के बीच का। जो मैंने पहले ही कहा कि ये जो है इनस्टेबिलिटी जो है, अस्थिरता को ही प्रमोट करने वाला है। इनका कोई स्थिरता लाने का नहीं इरादा है, न ला पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। इस बीच एक बहुत रिमार्केबल कमेंट आया है, उदिता जैन जी हैं जो लिख रही हैं कि मोहन भागवत जी को और कितनी जनसंख्या वृद्धि चाहिए, 4-5 महीने में 47 लाख मतदाता बढ़ तो गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने लिखी है कि 4-5 महीने में आपने 47 लाख मतदाताओं को बढ़ा ही दिया, और कितनी जनसंख्या वृद्धि चाहिए आपको, मोहन भागवत जी बता दीजिए। और वो भी मात्र एक राज्य में। ये भी महत्वपूर्ण है कि एक राज्य में आपने 47 लाख तो बढ़ा ही दिए। खैर, हंसी आती है ऐसी बातों, और वो भी मोहन भागवत जी कभी जनसंख्या पे रोक की बात करते हैं, कभी वृद्धि की बात करते हैं, कभी वो कुछ और बातें करने लगते हैं। एक पॉइंट में जरा ये जनसंख्या के बारे में कहूं, अभी तक बीजेपी की जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसके खिलाफ भागवत जी ने कहा है, और ये पॉलिसी ये पॉपुलेशन कंट्रोल उनका एक बड़ा एजेंडा रहा है ये बीजेपी का, और उसके खिलाफ आरएसएस वाले एक भी शख्स बाहर नहीं आया कहने का भाई ये हमारा या गवर्नमेंट का
कि भाई हमारी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, हमारी पॉलिसी तो है, वो तो एजेंडा में उनके रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल की बात, तो यही तो कहते रहे हैं कि हिंदू कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल, मुसलमान नहीं कर रहे हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल यूनिफॉर्म ढंग से होना चाहिए, यही तो उनका डिमांड है। लेकिन अब ये दूसरा कह रहे हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल अब हम यूनिफॉर्म नहीं कर सकते, इसीलिए ये जो है पॉपुलेशन इंक्रीज जो है वो अपन यूनिफॉर्मली होना चाहिए। मतलब कि और उसमें सबसे महिला विरोधी वाली बात जो है ना, ये ऐसा ही है जैसे अमेरिका में है कि एबॉर्शन लॉज के खिलाफ जो क्रिश्चियन ये है, क्या कहते हैं, फंडामेंटलिस्ट या जो कैथोलिक्स है, वो चाहते हैं कि भाई किसी भी तरह मरे लेकिन एबॉर्शन का अधिकार नहीं हो। औरतों को ये हक होना चाहिए और ये इसके लिए उनको लड़ना ही है कि भाई हम बच्चा पैदा करें, उसको क्या करना है ये हमारा राइट है। उनको अपने बॉडी पे अपने डिसीजंस पे उनका हक होना चाहिए। ये तो लंबे समय से है, ये एक फाइट, ये उन लोगों को आना चाहिए, महिला संगठनों को इस मामले में। जी बिल्कुल, महिला संगठनों को भी आगे आना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जरा कमेंट, क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जल्दी से, समय खत्म हो चुका है हेमंत जी, एक दो लाइन में। और सबसे बड़ी चीज़ की एक तरफ आप देखिए आरएसएस अपने मुद्दे के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है। और प्रशांत टंडन जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि जब ओबीसी जनगणना की बात आ रही है, कई ऐसे मसले हैं, संविधान का मामला है, और इन सब मामलों से अगर आप ध्यान भटकाना चाहते हैं तो कभी आप सनातन धर्म को ले आते हैं, कभी 99 साल के लीज को ले आते हैं, कभी प्रोफेट मोहम्मद को ले आते हैं, तो कभी कुछ और ले आते हैं, और इन सब के बीच आप एक अलग नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन साफ दिखाई दे रहा है जनता इतना मूर्ख तो है नहीं कि आपकी बातों को नहीं समझती होगी। और इसीलिए तो शायद आज एक पैरेलल पोलिंग करा के एक विरोध दर्ज तो करवाया ही जा रहा था, आप भले रोक लीजिए, लेकिन इस देश में चुनाव के बारे में अगर कहीं भी बात कीजिए तो वो निष्पक्ष है, पारदर्शी है, ये सवाल तो उठाए जा रहे हैं ना, और उठाए जाते रहेंगे। यहाँ से क्या आपको लगता है कि ये एक जो मुहिम है वो आगे बढ़ चुकी है? राजीव जी, यह देश आज की तारीख में सरकार से संचालित नहीं है, बल्कि एक गैंग इस देश को चला रहा है। और इस देश में जो आरएसएस है, जिसको मैं कहता हूं कि मूर्खता प्रचारक संघ, वो इस देश को पीछे की ओर ले जाने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रहा है। और ऐसी स्थिति में विपक्ष के ऊपर सबसे बड़ी जवाबदेही है कि जो मैंने पहले भी कहा कि जिस चुनाव आयोग की बात आप कर रहे हैं और चुनाव की धांधली की, तो जनता का जो मॉडल है उस मॉडल पर विपक्ष को अब काम करना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, उनको एक्सपोज करने के लिए अब यह सबसे उपयुक्त समय यह है, इससे ज्यादा बढ़िया समय कोई नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी साथियों का, प्रशांत जी, हेमंत जी, अमलेंदु जी और अनिल सिन्हा जी साथ में जुड़े थे, प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत गंभीर चर्चा हो रही थी दोस्तों, और इस चर्चा में देखिए बहुआयामी चर्चा कह सकते हैं, लेकिन केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट में महाराष्ट्र चुनाव और महाराष्ट्र चुनाव से निकला हुआ एक ईवीएम का जिन्न, या कहें तो चुनावी धांधली का जो जिन्न है वो अब बाहर है, और इसको किस ढंग से समेटा जाए, यानी इस धांधली को कैसे रोका जाए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज चुनाव आयोग में जब कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन गया और वहाँ जिन मुद्दों को कांग्रेस के डेलीगेशन ने रखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या अब यहाँ से कुछ वैसे इंपॉर्टेंट और वैसी बातें जो चुनाव आयोग बताए और आम जनता को समझ में आ जाए, या आम जनता कन्विंस हो जाए, यानी कन्विंसिंग पॉइंट्स वहाँ से आ पाता है।